हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया वीडियो लेकर के। पार्ट नंबर 8। 7 वीडियोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड अपने अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया था एक बार उसको फटाफट से ब्रीफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे की डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बेटा हमने किस तरीके से डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दैट? कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए दो ईएफएल एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ पर हमको ईएफएल के बीच में गैप कम मिलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर गैप ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, हमने इसको लॉजिकली भी समझा था। और इसके अलावा भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करके देखी थी। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। तो इस तरह से कई केसेस में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ भी करके देखा था। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत डिस्कशन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हुआ था। इट डजेंट मीन कि आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्कशन नहीं होगा। अभी आगे हम जाकर ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, आज जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ होती है तो पहले के वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का नेचर अपोजिट है और दोनों को पास पास रख दिया। ठीक, इस तरीके का जो सिस्टम बना उसको अपन ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा। अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, केस क्या बन रहा है बेटा, पहले इस केस को समझना ध्यान से कि मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें इस तरीके से रखा हुआ है। एक जनरल केस लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये एंगल थीटा है। ठीक, अब हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा। सेकेंडली हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। फिर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल को किसी एंगल से अगर हम रोटेट करना चाहें तो उसके लिए वर्क डन कितना आएगा। नेक्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो कितना आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन को इस केस में कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें पहले हम। अब नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो भाई दो चार्ज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। पहले तो दोनों चार्जेस पर फोर्स का डायरेक्शन देख ले, फिर उनका मैग्नीट्यूड देख ले और रिजल्ट निकाल ले। ठीक है, यही एक सिंपल सा तरीका है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कितना आया QE। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी कितना आया QE। वैल्यू तो दोनों की QE आएगी। ठीक है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया और डायरेक्शन हो गया अपोजिट, तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये जो नेट फोर्स बेटा हमारे पास में 0 आया, क्या इसमें थीटा मैटर कर रहा है? सोचो थीटा की वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थीटा की वैल्यू सपोज 30 डिग्री है, तो हमने कह दिया कि साहब नेट फोर्स 0 आ रहा है। ये थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री होती तो 90 डिग्री होती, या थीटा की कोई भी वैल्यू होती तो नेट फोर्स तो 0 ही होता। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बना कि यार दोनों पर जो फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा और अपोजिट आएगा, चाहे डाइपोल को कितने भी एंगल पर रखा हो। तो नेट फोर्स तो बेटा इस पर 0 लगना ही लगना है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को किसी भी एंगल पर रखा जाए उस पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 0। चलो जी, नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए
एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, शायद आपने 11th क्लास में रोटेशन में पढ़ा होगा। वेक्टर फॉर्म में तो वो इस तरीके से बोला जाता है कि टो वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, मतलब फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर ले लो, एफ वेक्टर ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, मैं किसी भी सिचुएशन में टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूँ, टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ कि भाई दो फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों और उनकी वजह से हमको टॉर्क कैलकुलेट करना हो, तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अभी इसका मतलब समझा देता हूं। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि कहीं भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। दिस इज वेरी इजी टू यूज। टॉर्क इक्वल्स टू, कंडीशन मैंने पहले बोली है, उस कंडीशन को जरूर दिमाग में रखना कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लो और उसको दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्शन? लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कि हमारा फोर्स जिस भी लाइन के अलोंग एक्शन कर रहा है, जिस भी लाइन के अलोंग हमारा फोर्स लगा है, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। जैसे ऊपर वाले फोर्स की बात करें बेटा तो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है। नीचे वाले फोर्स की बात करेंगे तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है। तो हमें लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा से x। तो अब हम यहां पर टॉर्क क्या लिखेंगे? टो इक्वल्स टू, ठीक, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लो क्योंकि दोनों इक्वल है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से मल्टीप्लाई करो। अब डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम d लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम x इक्वल्स टू डी साइन थीटा कह सकते हैं? ध्यान से देखें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बना, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो x इक्वल्स टू डी साइन थीटा आया। तो टो इक्वल्स टू क्या लिखा? क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। सही है, तो टो इक्वल्स टू क्यू डी ई साइन थीटा। क्यू डी को हमने पी कह दिया, तो टो क्या बन गया बेटा? टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। इज दैट क्लियर? जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो लिखेंगे टो वेक्टर equals to P cross E. This is the vector expression of the torque acting on electric dipole placed in uniform electric field. तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया P sin थीटा और वेक्टर फॉर्म में हमने इस तरह से उसको लिखा। ठीक, अब इससे रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट केसेस अपन देख लेते हैं, स्पेशल केसेस। तो हमने पहला स्पेशल केस क्या लिया कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दें या उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दें, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब हो गया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का मतलब हो गया एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो मतलब हुआ। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में टो मिनिमम आएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रैक्टिकली ये सिचुएशन क्या बन रही है? 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका P इस डायरेक्शन में आएगा, E इस डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 डिग्री के लिए सिचुएशन क्या बनेगी? एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट अब इस डायरेक्शन में, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो 0 डिग्री मतलब पैरेलल वाला ये केस हो गया, और 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल वाला ये केस हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात। तो इस पर टॉर्क 0 आ जाएगा। अब इन सिचुएशंस को अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो 0 डिग्री पर अगर हमारा डाइपोल है तो भैया उस पर फोर्स भी 0 है, नेट फोर्स तो 0 आ ही गया था, और नेट फोर्स तो एंगल पर डिपेंड भी नहीं कर रहा। तो अगर मैं डाइपोल को 0 डिग्री के एंगल पर रखूंगा तो उस पर फोर्स भी 0 आ रहा है
और टॉर्क भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब मैंने डायपोल को जिस पोजीशन में रखा, जिस पोजीशन से मतलब 0 डिग्री वाली पोजीशन, कि मैंने अगर उसको 0 डिग्री की पोजीशन पर रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा तो उसी पोजीशन को मेंटेन करेगा। मतलब ना तो वो लीनियर मोशन करेगा ना वो रोटेशन मोशन करेगा। लीनियर मोशन करता अगर उस पर नेट फोर्स आता तो, रोटेशन मोशन करता अगर उस पर कोई टॉर्क आता तो। अब फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, तो ना तो वो ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन करेगा और ना ही वो रोटेशनल मोशन करेगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर हमारा जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। क्या ऐसी ही कुछ बात थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर भी हो रही है? 180 डिग्री पर भी फोर्स जीरो आ रहा है और टॉर्क भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री पर भी इक्विलिब्रियम होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कि हमारा जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा अगर हम और करें तो हम बेटा 11th क्लास में 3 तरीके का इक्विलिब्रियम पढ़ते थे। ठीक है, थोड़ी सी इक्विलिब्रियम की कहानी और मैं आपको समझाऊं। 3 तरह का इक्विलिब्रियम हम पढ़ते थे। एक था स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रैक्टिकल मीनिंग समझो आप, एक्सप्रेशंस वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकल मीनिंग की बात कर रहा हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तीनों में कॉमन बात क्या है कि तीनों ही इक्विलिब्रियम है। तीनों इक्विलिब्रियम है तो तीनों के लिए नेट फोर्स जीरो होगा। तीनों में से किसी भी इक्विलिब्रियम की बात करें हम कहेंगे फोर्स विल बी जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम सिस्टम को या बॉडी को, जिसकी भी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, उसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे और डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आए या अपने इक्विलिब्रियम की तरफ वापस भागे, तो हम कहेंगे कि उसके इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करने का, चेक करने का तरीका क्या है कि उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर बॉडी को या पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़े और वापस से इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ भागे तो हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसी तरह से हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ें और वो और दूर भाग जाए, तो इसका मतलब उसके इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करके किसी पॉइंट पर रखा, तो जिस पॉइंट पर हमने उसको रखा ना तो वहां से वो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आए ना ही वो इक्विलिब्रियम से दूर भागे, हमने जिस पॉइंट पर उसको छोड़ा वो एक नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाए। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले सकता हूं कि मान लो एक बाउल है, एक कटोरा है जो इस तरह से सीधा रखा हुआ है, एक कटोरा जो इस तरह से हमने उल्टा रखा हुआ है, और एक ये फ्लैट सरफेस है। यहाँ पर हमने एक बहुत छोटी सी स्फेरिकल बॉल रख दी, यहाँ टॉप पर भी एक स्फेरिकल बॉल रख दी और यहाँ भी हमने एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल रख दी। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम है। ठीक, यहाँ इस इक्विलिब्रियम से अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा इधर की तरफ या थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो ये घूम करके वापस इसी इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी या नहीं आएगी? इसका मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? इस इक्विलिब्रियम में चेक करो कि यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ या थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो ये वापस से अपने इक्विलिब्रियम में आएगी या और दूर भाग जाएगी? और दूर भाग जाएगी। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया बेटा? ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग द मीनिंग? और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, अब यहाँ से मैं उसको उठा करके अगर यहाँ पर रख दूँ तो ये अपने आप में एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ना तो वो पहले वाले इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है ना वो इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है। तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ से हमको चेक करना है जो हमारा डायपोल वाला केस है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों इक्विलिब्रियम है, हमको चेक करना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है, 0 डिग्री वाले केस में हम बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री के केस में हमारा डायपोल ऐसे रखा हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम से हम थोड़ा सा इसको रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट करके छोड़े तो फिर देखते हैं वो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आता है या दूर चला जाता है। थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज लेगा इसको, थोड़ा सा इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी कि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये तो यहाँ पर पहुँच गया और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर पहुँच गया। अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई,
नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा QE। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या एक टॉर्क डेवलप होगा, मतलब ये वाली सिचुएशन बन रही है कि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो जो टॉर्क होगा वो क्या इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाना चाहेगा। यस, वापस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाना चाहेगा। इसका मतलब जो हमारा 0 डिग्री है वो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ बेटा, वो हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 180 डिग्री के केस में हम चेक करके देखते हैं। 180 डिग्री का केस हो गया कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ। अब मान लो इस केस में हम इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करके छोड़ दें, ये यहाँ पर आ गया, ये चार्ज यहाँ पर आ गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब इस फोर्स कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम से और ज़्यादा दूर लेकर के जा रहा है, और ज़्यादा दूर लेकर के जा रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, अनस्टेबल। तो हमने कहा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो फर्स्ट केस का कंक्लूजन क्या है कि 0 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो टॉर्क विल बी मिनिमम, दैट इज इक्वल्स टू 0। उसमें हमने चेक करके देखा तो 0 डिग्री इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसका सेकंड केस ले लेते हैं, छोटा सा केस है तो हम यहाँ पर सेकंड केस इधर की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रखूंगा तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन दैट केस आई थिंक टो विल बी मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, 90 डिग्री पर अगर उस पर रखेंगे तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम आएगा और वो पी के इक्वल आएगा। ये कर कोई खास बात नहीं है, बेसिकली जो हमें ध्यान देना है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर ध्यान देना है कि 0 डिग्री पर स्टेबल है, 180 डिग्री पर अनस्टेबल है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब इसमें एक छोटा सा केस और बनता है, या मैं ऐसा कहूँ कि ये जो केस हमने डिस्कस किया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा? ठीक है, पहले इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल कंक्लूजन हम देखते हैं। ठीक है, आप सोच करके जवाब देना मेरी बात का कि साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो किसी भी पोजीशन में नेट फोर्स तो 0 आ ही रहा है, तो नेट फोर्स 0 आ रहा है तो ट्रांसलेटिव मोशन तो डाइपोल करेगा ही नहीं। ये तो क्लियर होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा। एंड व्हाट अबाउट द रोटेशनल मोशन? व्हाट अबाउट द रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन होगा या नहीं होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो? अब रोटेशनल मोशन कैसे स्टार्ट होगा? टॉर्क लगे तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो, टॉर्क नहीं लगे तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं हो। 0 डिग्री पर रखेंगे तो रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, 180 डिग्री पर भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, 90 डिग्री पर अगर रखेंगे तो रोटेशन मोशन पॉसिबल है, या 0 और 180 के अलावा किसी भी एंगल पर रखा जाए तो रोटेशन मोशन हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट द रोटेशन मोशन? रोटेशन मोशन के लिए हम ये कहेंगे कि रोटेशन मोशन इज पॉसिबल। हम स्ट्रिक्टली ये नहीं कहेंगे कि रोटेशन मोशन तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 और 180 डिग्री पर तो रोटेशन मोशन भी नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा है तो उसका रोटेशनल मोशन पॉसिबल है, बट द ट्रांसलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल एनी हाउ। इज दैट क्लियर? ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशनल मोशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें सेकंड केस पर बात करता हूं कि यूनिफॉर्म की जगह अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होना है। जरा चेक करें एक बार उस सिचुएशन को चेक करते हैं, है ना। डायग्राम बना करके देखते हैं, डायग्राम से चीज क्लियर हो जाएगी हमको। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सिंपली हम ऐसा कहते हैं कि साहब डाइपोल हमारा इस तरीके से रखा हुआ और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अब क्या दोनों चार्ज की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम? नो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो दोनों चार्ज की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा। मान लो
पॉजिटिव चार्ज वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और नेगेटिव चार्ज वाली जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो अब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, कितना आ गया, QE1 आ गया। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, कितना आ गया, QE2 आ गया। क्या नेट फोर्स जीरो होगा? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्या इसमें एंगल मैटर कर रहा है? यहां भी नेट फोर्स में एंगल मैटर नहीं कर रहा है। तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा था कि किसी भी एंगल पर रखो फोर्स जीरो ही आएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कह रहे हैं कि किसी भी एंगल पर रखो फोर्स जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अब नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो ट्रांसलेटरी मोशन 100% होगा। तो अब एक कंक्लूजन क्या निकला कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखेंगे तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन जरूर होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, और यहां हम कह रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन जरूर होगा। अच्छा, रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो 0 डिग्री वाले केस में वैसे ही चेक करके देखो आप विदाउट एक्सप्रेशन कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट अगर ध्यान से देखें तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम आ रहा है सर। ये वाला जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये चल रहा, और आई थिंक यही दूसरे वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो आ गया। मतलब ये जो चीज़ हम फॉर्मूले में लिख रहे थे वो वाली चीज़ तो खत्म हो गई। और देख करके भी पता लग रहा है कि इस सिचुएशन में क्या कोई टॉर्क डेवलप होगा? क्या इस सिचुएशन में हमारा जो डाइपोल है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। और ऐसे ही 180 डिग्री वाले केस में अगर बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर भी टॉर्क जीरो आ गया। लेकिन 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल होगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, तो ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंक्लूजन क्या रहा कि ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा बट रोटेशनल मोशन इज पॉसिबल। ठीक, अब ओवरऑल कंक्लूजन देखें बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो शायद रोटेशनल मोशन का कंक्लूजन दोनों केसेस में सेम आ रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा कि रोटेशनल मोशन इज पॉसिबल, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम ये कह रहे हैं कि रोटेशनल मोशन इज पॉसिबल। बट जो ट्रांसलेटरी मोशन का कंक्लूजन है वो बिल्कुल एकदम उल्टा आ रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन होगा ही होगा। ये डिफरेंस, रोटेशनल मोशन दोनों केसेस में पॉसिबल है और ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्म वाले में तो पॉसिबल है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वाले में ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आ गई है? ठीक है, अब इसमें हम आगे की बात करते हैं। फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, टॉर्क की भी बात हो गई। अब हमको ये जो डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको रोटेट करना है भाई। उसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक बार ये पूरी की पूरी कहानी हम हटा देते हैं। अब हम वर्क की बात करते हैं। ये हमने डाइपोल लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। टॉर्क कितना लग रहा है? टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ये हमारे डाइपोल पर टॉर्क है। पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगा, तो जो टॉर्क है वो शायद इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। से यस और नो, तो टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब अगर हम ये कहें कि यार इस डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप घूम जाएगा या फिर हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा? भाई इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो टॉर्क तो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और हम चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए एक्सटर्नली एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब वो एक्सटर्नल टॉर्क मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा? देखो बेटा, प्रैक्टिकली अगर बात करो तो एक्सटर्नल टॉर्क हमको इस टो से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब पी साइन थीटा से थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट
कितना ज़्यादा, बहुत कम ज़्यादा, मतलब जैसे ही एक्सटर्नल टॉर्क इस टो को क्रॉस कर देगा, फॉर एग्जांपल कि भाई टो की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर है, तो हमको एक्सटर्नल टॉर्क कितना चाहिए, 10 न्यूटन मीटर से ज़्यादा चाहिए ना। अब 10 न्यूटन मीटर से ज़्यादा कम से कम कितना लगाएं, तो 10.0000, बहुत सारे जीरो लगा करके लास्ट में कोई एक डिजिट लिख दो, 1 2 3 कुछ भी। तो अब जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 10 न्यूटन मीटर से तो ज़्यादा हो गया ना, बट थियोरेटिकली अगर बात करें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर। तो जैसे ही एक्सटर्नल टॉर्क टो को ओवरटेक करेगा, मतलब टो से ज़्यादा होगा, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि टो एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल्स टू टो, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। अब मान लो ये जो हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, इसकी वजह से हमारा जो डाइपोल है, ठीक है, वो थोड़ा सा घूमा, कितने एंगल से घूमा, डी थीटा एंगल से। तो थोड़े से रोटेशन के लिए थोड़ा सा जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो एक्सटर्नल डी थीटा। ये कहाँ से आया साहब, जैसे ट्रांसलेटिव मोशन के लिए डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस आता है, ट्रांसलेटिव मोशन में वर्क डन ये लिखते हो ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस। ऐसे ही हमने रोटेशन मोशन में ये लिख दिया, फोर्स की जगह क्या लिख दिया, टॉर्क लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो एक्सटर्नल हो गया, टो के इक्वल मतलब पी साइन थीटा, साथ में आ गया डी थीटा। अब टोटल वर्क हमें चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करना है मान लो, तो हम इसकी लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, पी ई कॉन्स्टेंट है बाहर रख दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा कर दो, लिमिट यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 आ गई। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क डन हुआ, ठीक। तो डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक लेकर के जाना है तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा, ठीक। अब अगला सवाल ये आता है कि साहब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो जरा वर्क एनर्जी पावर उसको थोड़ा सा रिकॉल करके देख लो। यहाँ जो हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लग रहा है जस्ट उसके इक्वल ही है, तो हम कहेंगे कि साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब जो भी एक्सटर्नल वर्क डन है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे जो वर्क डन है वो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जितना वर्क डन है उतना ही चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, दैट इज चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो वर्क डन आया वही चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आ गया, राइट। एक और छोटा सा सवाल कि सर ये तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आया, हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम कहेंगे कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो हालांकि बहुत सिंपल सा है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको पता लग जाएगा कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होती है। बेटा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन है। अब एक बार 90 डिग्री पर चेक कर लेते हैं कि साहब पोटेंशियल एनर्जी को 0 क्यों बोला जा रहा है। 90 डिग्री का मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई नेगेटिव पॉजिटिव, 90 डिग्री हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब 90 डिग्री पर मैं कह रहा हूँ कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन कितना है, मतलब ये दोनों चार्जेस अभी कहाँ पर हैं, इन्फिनिटी पर, नेगेटिव और पॉजिटिव। 1 बाय 1 इन पोजिशंस तक लाना है, नेगेटिव को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, पॉजिटिव को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है। इसमें जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यही हमने पहले भी बात की है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा करके देख लो कि तुम नेगेटिव को इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक ला रहे हो और पॉजिटिव को इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक ला रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट वाली बात तो दोनों के लिए सेम आ रही है।
डिस्प्लेसमेंट वाली बात तो दोनों के लिए सेम आ रही है, और जिस तरह से नेगेटिव पर फोर्स का वेरिएशन आएगा उसी तरह से पॉजिटिव पर फोर्स का वेरिएशन आएगा। डिफरेंस किस चीज का आएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एक चार्ज के लिए तो 0 डिग्री आएगा और दूसरे वाले चार्ज के लिए 180 डिग्री आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क पॉजिटिव होगा दूसरे चार्ज को लाने के लिए उतना ही वर्क नेगेटिव में होगा। तो टोटल वर्क डन फॉर द सिस्टम विल बी 0, एंड एज द टोटल वर्क डन इज 0 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 0, क्योंकि इन्फिनिटी से इनको इनकी पोजीशंस तक लाने के लिए जो टोटल वर्क डन होता है उसी को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब वर्क डन ही 0 आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इसलिए हम कहते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। अब आप चाहो तो ऐसा कह दो कि भाई थीटा 1 को 90 मान लो तो u इनिशियल 0 हो गया। अब थीटा 2 को थीटा मान लो तो u फाइनल u या u थीटा हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर मैं तो थीटा 2 को 90 मानूं तो फिर u फाइनल को 0 मानो, और थीटा 1 को थीटा मानो तो u इनिशियल को u थीटा कहो। ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, यहां पर आप पुट करके देखोगे तो थीटा एंगल पर आपको पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा मिलेगी। चेक करके देख सकते हैं आप। तो अब हम कह सकते हैं कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी सर? पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पीई कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब छोटे छोटे से सवाल किस तरीके से बन सकते हैं कि साहब एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है, उसमें वर्क डन कितना होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है तो वर्क डन कितना होगा? तो आप सोचो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एंगल कितना? 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब एंगल कितना? 180 डिग्री। बस। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? W इक्वल्स टू PE, क्या लिखेंगे? cos 0 माइनस cos 180। सही कह रहा हूँ क्या? जब इसको सोल्व करेंगे तो W कितना आ जाएगा? 2PE आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से भाई परपेंडिकुलर पोजीशन से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना है, परपेंडिकुलर पोजीशन से अनस्टेबल तक घुमाना है, स्टेबल से अनस्टेबल तक घुमाना है, इतने एंगल से इतने एंगल तक घुमाना है, तो बस थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज पुट करो, वर्क डन अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन कितना आ गया? 2PE। बात क्लियर है? तो हमने एक ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके फोर्स की बात कर ली है, टॉर्क की बात कर ली है, वर्क की बात कर ली है और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी फोर्स और टॉर्क की बात कर ली है। तो वहाँ से मोशन वाली बात भी अपन को समझ में आई है कि कब तो ट्रांसलेटरी मोशन है, कब रोटेशनल मोशन है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की सारी कहानी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी बेटा। ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपको कहीं रहता है, कोई चीज़ स्किप हो रही है, तो वही चीज़ जो मैं आपको हमेशा मैसेज करता हूँ कि भाई एक बार वापस से वीडियो को चेक करके देख लेना। हाँ, ये बात आप फैक्ट मान करके चलना कि आपको किसी भी वीडियो को अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो आपके क्लियर होने चाहिए। आप 6 नंबर का वीडियो अगर देख रहे हो तो 5 वीडियोज़ आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उन 5 वीडियोज़ में जो भी चीज़ डिस्कस हुई है पता नहीं उनमें से कौन सी चीज़ 6th वीडियो में काम आ रही हो। इसलिए किसी भी वीडियो को देखने से पहले उससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनको क्लियर करते हुए चलना, अदरवाइज चीज़ें 100% क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। तो इसको देखिए, इसको समझिए अच्छी तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही आपके सामने फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू।